बेस्ड नॉलेज सिस्टम्स 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दियों में निरंतर विकसित होते रहे। यह एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था। औपनिवेशिक अधिरचना यह थी कि संस्कृत भाषा का विकास 10वीं 11वीं शताब्दी में जाकर स्थगित हो गया। वो अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दियों में, और उसके बाद उसमें क्षरण होता गया। धीरे धीरे वो मृतप्राय हो गई और कर्मकांड की पुजारियों की भाषा रह गई। ये अंग्रेजों ने एक चित्र हमारी परंपरा का, हमारे इतिहास का, हमारी पूरी संस्कृति का बना करके हमारे सामने रखा, और उसी को स्वीकार किया जाता रहा। हमारे गुरुजन भी यही मान करके पढ़ाते रहे कि संस्कृत में जो कुछ पुराना है वही अ, है, बाकी सब उसमें कुछ हुआ नहीं है। मध्यकाल में, मध्यकाल के बाद, मैं इस धारणा पर बहुत प्रहार करता रहा हूँ और ये बहुत ही गलत अवधारणा है। मेरा मानना यह है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद संस्कृत में इतना अधिक नया होता है जितना कि उसके पिछले 3-4 हजार वर्षों में नहीं हुआ। नए प्रयोग होते हैं, नई विधाएं आती हैं, नए शास्त्र रचे जाते हैं। यह परंपरा 18वीं शताब्दी तक चलती है और 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में न केवल इसका सातत्य रहा, न केवल ये कंटिन्यू करती रही, इसके नए आयाम खुले, नए वातायन इसमें खुलते गए, क्योंकि यूरोप से हमारा मुठभेड़ हुआ, यूरोप की संस्कृति से हमारा सामना हुआ। तो पंडितों ने नए शास्त्र, नए ग्रंथ लिखे, नई विचारधाराएं उनके ग्रंथों में आई। तो मैं ज्यादातर संस्कृत में जो नए शास्त्र लिखे गए उन पर थोड़ी सी बात करूंगा। उसमें भी काव्यशास्त्र पर जो नई किताबें संस्कृत में, नया शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो आई, उन पर मैं बात करूंगा। हिंदी के यदि कोई लोग हों तो एक किताब मुझे अभी अभी मिली है, उसको मैं उल्लेखनीय समझता हूँ, और मैं उसको अ, आधी में पढ़ पाया हूँ। बहुत अच्छी किताब है। यह नामवर सिंह की किताब है। उनके द्वारा लिखी हुई नहीं है, ये तो आप समझते ही होंगे। नामवर सिंह को जितना लोग जानते हैं कि वो व्याख्यान देते थे, उनके नाम से छपी है, लेकिन उनके शिष्यों ने इसको संकलित संपादित किया है। ये बड़ी दुर्लभ किताब मुझे लगी है, इस दृष्टि से कि नामवर सिंह के जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं, उनको जो नोट्स बनाए थे इन लोगों ने, जो इस समय बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजकुमार जो हिंदी के हैं जानते होंगे कि बीएचयू में बड़े यशस्वी प्रोफेसर वो हैं, और उदय भान दुबे ये भी बड़े नामी प्राध्यापक हैं। इन दोनों लोगों ने आकांक्षा बरनवाल के सहयोग से नामवर सिंह की जेएनयू में जो कक्षाएं वो बैठते थे, एमए कक्षाओं में, उस समय पाश्चात्य समीक्षा पर जो व्याख्यान नामवर सिंह देते थे, उनके नोट्स जो बनाते गए वैसे के वैसे ही उनको संपादित करके ये किताब तैयार की है। बहुत काम की किताब है, क्योंकि कैसे समझाता है गुरु, और एक एक सिद्धांत जो, चाहे वो इलियट के सिद्धांत हों समीक्षा के, चाहे वो क्रोचे के हों, कोलेरिच के हों, पश्चिमी जितने भी चिंतक हैं, मार्क्सवादी चिंतक तो हैं ही, जो रशियन संरचनावाद है उस पर है, लेकिन बहुत प्लेखानोव हैं इसमें, कॉर्डवेल हैं, लुकाच हैं, लूसिए गोल्डमान है। ये जो उत्तर आधुनिक समीक्षा के बड़े स्तंभ माने जाते हैं इस समय, और जो नई समीक्षा साहित्य का जो समाजशास्त्र है, रेमंड विलियम्स हैं, और मार्क्सवादी समीक्षा में जो लेनिन स्वयं कहते हैं सौंदर्य शास्त्र पर, उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। और रिवीलिंग है एक तरह से किताब, क्योंकि कितनी तैयारी करके नामवर सिंह पढ़ाते थे, ये भी इससे सामने आता है, और बहुत हृदयंगम होती चली जाती हैं चीज़ें। तो ये जिन्होंने तैयार की है, प्रोफेसर राजकुमार और उदयभान दुबे, वो बहुत अभिनंदनीय हैं कि एक अच्छे गुरु के, और उनके बारे में तो ये बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। कहा जाता है कि कॉरिडोर में भीड़ लग जाती थी जब वो क्लास में पढ़ाते थे, कक्षा में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और दूसरे विषयों के छात्र जो है अपनी कक्षाएं छोड़ करके बाहर खड़े रहते थे जब वो पढ़ाते थे। ऐसा जिन लोगों ने उनसे पढ़ा है वही लोग बताया करते हैं, और शायद काफी हद तक सत्य रहा होगा। तो ये उन्होंने, ये पाश्चात्य आलोचक और आलोचना, ये हिंदी आलोचना में अगर किसी की रुचि हो तो ये किताब वो देख सकता है। और जो समाजशास्त्र के लोग हैं उनके लिए भी काम की हो सकती है, क्योंकि समाजशास्त्र के सिद्धांतों का साहित्य में कैसे उपयोग किया जा रहा है, और जो साहित्य का समाजशास्त्र है वो किस तरह से इस समय बहुत महत्वपूर्ण और हो गया है, और कितने बड़े समाजशास्त्री और साहित्य शास्त्री उसमें प्रतिपादन कर रहे हैं। संस्कृत में जो नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उनमें एक किताब अभी अभी मेरे पास आई है,
और संस्कृत के यदि कोई प्राध्यापक हों, तो उनको ये मँगा के पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अद्भुत काम है। सच्चिदानंद मिश्र हैं, हमारे समय के बड़े दार्शनिक वो हैं। आईसीपीआर के वो मेंबर सेक्रेटरी हैं, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के वो सदस्य सचिव हैं और बीएचयू में दर्शन शास्त्र विभाग के वो प्रोफेसर हैं। अच्छे दार्शनिक वो हैं। उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, नव चार्वाक कारिकावली अभिनव बारहस्पत्य दर्शनम। आप देखिए कि संस्कृत के पंडित क्या कर रहे हैं, जो कोई नहीं सोच सकता है और शायद मॉडर्न फिलासफर्स भी नहीं सोच सकते हैं, वो काम वो कर रहे हैं। और एकदम शास्त्रीय ढंग से संस्कृत में ये चार्वाक दर्शन पर ग्रंथ लिखा गया है, जो संस्कृत में शास्त्र रचने की परंपरा है और फिलासफी कैसे तैयार की जाती है, संस्कृत के पंडित कैसे दर्शन का ग्रंथ लिखते हैं। तो ये दुर्लभ कार्य इसलिए है कि चार्वाक दर्शन के बारे में गलतफहमियां बहुत खड़ी की जाती हैं। जो चार्वाक फिलॉसफी है उसकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन जो हंसी उड़ाते हैं वो सब जानते हैं कि इसकी चुनौतियों से वो पार नहीं पा रहे हैं। जिससे पार नहीं पा सकते हैं उसकी हंसी उड़ाते हैं। जैसे राजनीति में ये होता है कि जिसके तर्कों का, जिसकी मजबूती का, जनता में जिसकी छवि का हम लोहा नहीं ले पाते हैं, उसके नाम बिगाड़ करके तरह तरह की उसके बारे में गलत बातें कह करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। ये कहीं कहीं विचारधाराओं के इतिहास में भी हुआ कि चारवाक से पार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी जो प्रमाण मीमांसा है, जो तर्क सरणी उसकी है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा था। तो बड़ा पुष्ट दर्शन यह था और उसके सूत्र नष्ट हो गए। बृहस्पति उसके आद्य प्रवर्तक हैं, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो चारवाक दर्शन के पहले आचार्य माने गए। बृहस्पति ने इसके सूत्र लिखे थे। उन सूत्रों में से कुछ सूत्र उद्धृत होते हैं। जो लोग इसका खंडन करते हैं वो भी बृहस्पति के सूत्रों का उदाहरण देते हैं कि चारवाक के ये सूत्र हैं। बाद में कुछ श्लोक बना दिए गए कि चारवाक ये कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और त्रयोवेदस्य कर्तारा भंड धूर्त निशाचरा इत्यादि। उपवास करने के लिए कुछ लाइनें उनके मुंह में डाल दी गई। उन्होंने कही है या नहीं, ये कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता। एक दक्षिणारंजन शास्त्री थे बंगाल के, उनको लगा कि चारवाक के नाम पर तो बहुत कुछ ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, तो उन्होंने जो सूत्र थे चारवाक के और कुछ कारिकाएं वो संकलित की थी। चारवाक षष्ठी नाम से उनकी किताब छपी। उन्होंने संकलन का कार्य किया। लेकिन सच्चिदानंद मिश्र ने बहुत मौलिक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रमाण मीमांसा जिस प्रकार की थी वो लुप्त हो गई है, तो उसको हमको चारवाक किस प्रकार से अपनी प्रमाण मीमांसा और तर्क मीमांसा बनाते थे, उनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या थी, वो तत्व चिंता उनकी क्या थी, इस पर विचार होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि चारवाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है, तो ये तो प्रमाण मिलते हैं कि केवल प्रत्यक्षवादी नहीं थे चारवाक। जो सामने दिखाई देता है वही हम लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही हम मानते हैं। वो तो खंडन जब कर रहे हैं दूसरे दर्शनों का, तो अनुमान प्रमाण का सहारा लेंगे ही। तो अनुमान को कैसे प्रमाण नहीं मानेंगे वो? तो प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण चारवाक दर्शन में मानने वाले बहुत सारे संप्रदाय हैं। चारवाक के कई संप्रदाय हैं और जहां तक मैं समझता हूं उनकी साधना पद्धतियां हैं। ये मानना कि वो अनैतिकता का दर्शन है, ये भी हंसी उड़ाने के लिए कहा गया, क्योंकि चारवाक दर्शन से जो नैतिकता बनती है वो पुख्ता मजबूत नैतिकता होती है। क्यों आप पुनर्जन्म और ये परलोक आदि मानते हैं, तो उसका भय दिखा करके आप एक नैतिकता की स्थापना करते हैं। वो आम जनता के लोगों के कंजम्पशन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो बुद्धिजीवियों के गले नहीं उतरता कि आप वो रोरव नरक में कढ़ाई में तलेंगे इसलिए अच्छे काम करो। कोई नहीं अच्छे काम करता ये सुन करके कि तुमको समोसे की तरह रोरव नरक में तलेंगे और तुम्हारे ऐसा पीप बहेगा। ये सब चाहे इतने पुराण, गरुड़ पुराण से पढ़िए, जिनको पाप करना है पाप करते ही रहेंगे और पुराण भी सुन लेंगे वो। उससे नैतिकता की स्थापना नहीं हो रही है। तो चारवाक जो प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पुख्ता अपनी प्रमाण मीमांसा स्थापित करता था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सच्चिदानंद मिश्र ने पूरी उसकी जो वैज्ञानिक और तार्किक प्रणाली है उसका अनुसंधान करते हुए और प्रमाण मीमांसा उसकी तर्क प्रस्थान मूलकता, उसकी जो है तर्क प्रस्थान मूलकता उसकी इसलिए है कि पूरी परंपरा मानती है कि आन्वीक्षिकी ही आद्य दर्शन था। आन्वीक्षिकी विद्या जो है पहली विद्या है, पहला दर्शन है। और आन्वीक्षिकी में उन्होंने बताया कि सांख्य योग और चारवाक तीन दर्शन है। तो जो हमारा प्रथम दर्शन है, आद्य दर्शन है, उसमें तो सांख्य योग और चारवाक ये माने गए। बाद में कहा कि तीन दर्शन और जुड़ जाते हैं, उसमें न्याय भी आ जाता है और बौद्ध और जैन भी आ जाते हैं। तो उसमें ये सारी तार्किक विद्याएं हैं, तर्क पर आधारित ये विद्याएं हैं। बाद में न्याय दर्शन ने कहा कि आन्वीक्षिकी विद्या ही न्याय विद्या है, यह उन्होंने कहा। तो ये चारवाक दर्शन जो लुप्त प्राय हो गया और उसकी पूरी प्रमाण मीमांसा हमारे स्पष्ट सामने नहीं है, उसको खड़ा करने का काम ये इन्होंने
उनकी पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है, धर्म के बारे में उनका उनका कथन क्या है, और जगत की दृष्टि, विश्वबोध उनका क्या है, और जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उससे वो कैसे, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है उससे बहुत सारी समानता है चारवाक की। तो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में और चारवाक फिलॉसफी में जो थोड़ा सा तात्विक अंतर है, उसकी भी मीमांसा इसमें सच्चिदानंद मिश्र करते हैं। तो ये आईसीपीआर से ये किताब छपी है, इसी मैंने कदाचित छपी है, क्योंकि मुझे तो 8-10 दिन पहले ही प्राप्त हुई है। और संस्कृत में कैसे फिलॉसफी की जाती है, दार्शनिक ग्रंथ तर्क सम्मत किस तरह से संस्कृत की शास्त्र परंपरा में लिखा जाता है, उसका भी ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक किताब मेरे सामने है, यदि मीमांसा दर्शन में किसी की रुचि हो, न्याय मीमांसा में, तो एक मणि द्रविड़ दक्षिण के बहुत बड़े पंडित हैं हमारे बीच में इस समय, और वो बड़े नैयायिक और बड़े मीमांसक हैं। तो यह भी उसी तरह से जैसे नामवर सिंह के क्लासरूम लेक्चर्स नोट्स बना करके उन्होंने अच्छी किताब बना दी, राजकुमार ने और उदयवान जी ने, उसी तरह से शारदा नारायण जो उनसे पढ़ती थी, उन्होंने शास्त्र दीपिका के तर्कपात को जो पढ़ा है और उससे जो नोट्स बनाती गई संस्कृत माध्यम से, वो उसकी टीका बताते चले जाते थे, उसको उन्होंने संपादित करके प्रस्तुत किया है। बड़ा प्रौढ़ ग्रंथ है ये पार्थ सारथी मिश्र का शास्त्र दीपिका। और उस पर पंडित द्रविड़ एक पारंपरिक पंडित किस तरह से अध्यापन करते हैं, किस तरह से वो एक एक उसके पद को खोलते हैं और व्याख्या उसकी करते हैं, उसका यह उदाहरण है। ये दर्शन के क्षेत्र में जिनकी रुचि है उनके लिए ये बहुत उपादेय ग्रंथ है। मीमांसा में ही 2 वॉल्यूम्स मेरे पास हैं। एक किशोर नाथ झा, एक बड़े पंडित हैं बिहार के, बड़े नैयायिक और मीमांसक वो हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में सरल ढंग से, क्योंकि यह दर्शन भी बड़ा उपेक्षित है, मीमांसा को समझने वाले भी कम मिलते हैं। तो यह भाषा पर केंद्रित और हर्मेन्यूटिक्स पैदा करने वाला, मीमांसा उसका नाम ही इसलिए है कि व्याख्या कैसे की जाए, टेक्स्ट की व्याख्या कैसे की जाए, वेदों की व्याख्या कैसे की जाए, इस पर मीमांसा केंद्रित है। तो यह जो मीमांसा सूत्र हैं जैमिनी के, उनकी व्याख्या इन्होंने मीमांसा सूत्र की हिंदी व्याख्या की है। इसका पहले एक वॉल्यूम छपा था 2019 में, इसका दूसरा खंड अतिदेश षटक नाम से किशोरनाथ झा का मोटी किताब यह है, और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से यह प्रकाशित है। तो मीमांसा दर्शन को हिंदी में समझने के लिए ये इनके जो खंड जितने हैं, किशोरनाथ झा के, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से प्रकाशित, वो बहुत उपादेय हैं। अब जो मेरा मुख्य विषय है, उसमें कुछ पुस्तकें मेरे पास हिंदी में अभी अभी आई हैं, जो संस्कृत मूलक सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का चिंतन है। उसमें एक नई पुस्तक अद्वैतवादिनी कौल, कश्मीर शैव दर्शन की भी विद्वान है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वो कार्य करती रही हैं। उन्होंने ये कपिला वात्स्यायन पर केंद्रित पुस्तक इंडियन एस्थेटिक थ्योरीज एंड आर्ट फॉर्म्स, ये बड़ा विशद ग्रंथ है। सौंदर्य शास्त्र संबंधी जितने भी सिद्धांत हैं संस्कृत की परंपरा में, और कला संबंधी जितना चिंतन है, और कपिला जी ने जो कि स्वयं अब हमारे समय की बड़ी विभूति हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। तो स्वयं कपिला जी का जो कला दर्शन है उस पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। मेरा इसमें कपिला वात्स्यायन पर लेख भी है, लेकिन पूरी जो हमारी कला मीमांसा है उसको समझने के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के बारे में, उनके लिए यह नई पुस्तक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि हमारे समय के बड़े अ, महनीय विभूति हैं, आचार्य परंपरा के मूर्धन्य हैं, शिखर हैं हमारे समय में आचार्य परंपरा के। ये 2007 में प्रकाशित संस्कृत काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की स्वयं की अपनी दृष्टि है, उनके अपने सिद्धांत हैं, मौलिक सिद्धांत उनका है अलंकार पर। उसके संदर्भ में इन्होंने पूरे काव्यशास्त्र की, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को पुनर्व्यवस्थापित किया है। तो उसकी दृष्टि से ये पुस्तक पठनीय है। और कुछ पुस्तकें और भी मेरे पास हैं, लेकिन वो ज़्यादा फिर आप भटक जाएंगे, उनको न देते हुए मैं कुछ विवेचन जो इस समय किया जा रहा है, जो नए चिंतक काव्यशास्त्र के अपने ग्रंथों में लिटरेरी थ्योरीज के संबंध में संस्कृत में कह रहे हैं, और संस्कृत में जो लिखी गई हैं पुस्तकें, उन्हीं पर मैं चर्चा विशेष रूप से करूंगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं
और उनके संबंध में जानकारी अन्य स्रोतों से भी मिल सकती है।